एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ध्यान से समझना, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर करने की। नहीं हो पाया तो 2 वीडियो में लेके जाएंगे, पर ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में से कर लें। और चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन मज़ेदार चैप्टर है, अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है किंग्स एंड किंगडम्स, यानी कि राजा और उनके राज्य। किंगडम किसे कहते हैं भाई? हम राज्य को कहते हैं। मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। अब क्या होता है, बहुत 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी के बाद बहुत नए नए राजवंश आते हैं। राजवंश क्या होते हैं? राजा के वंश, यानी राजा फिर उसका बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा। इस तरह के वंश प्रथा जो है वो 7वीं शताब्दी के बाद आपको काफ़ी दिखाई देगी कि नए नए राजा आने लगे। हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो 7वीं शताब्दी से बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अब कहाँ आने लगे ये? मैप 1 हमें शो कर रहा है द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ को। अब आप मैप 1 को अच्छे से देख लीजिए कि भाई क्या कौन कौन सी जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ थी इस टाइम की, जो राजवंश थे वो कौन कौन से थे और कौन से टाइम की हम बात करेंगे यहाँ पर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, यानी कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में वो कौन कौन से राजा थे, जो किस किस हिस्से में किन्होंने राज किया, वो सब देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहमनास का दिखाई देगा, यहाँ चौहान्स भी बोलते थे इनको, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको राष्ट्र त्रिकुटास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको क्या है दिखने को मिलता है? इसके अलावा भी देखो कन्नौज वाला इलाका मिलता है, यहाँ पे भी अलग अलग लोगों ने शासन किया। ये तो देखो मैप वर्क है। पालास, पालास को देखो कहाँ पर है, वो देखो यहाँ पर है, ठीक है। ये पालास हैं हमारे। तो इस तरीके से आप जो हैं देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के लोगों को लोकेट करना है। गुजारा प्रतिहारा को, राष्ट्र त्रिकुटास को, गुजारा प्रतिहारा देख रहे हो यहाँ पर है, ये देख रहे हो यहाँ सेंटर में। इसको मैप वर्क के लिए अच्छे से याद कर लेना। चाहमनास, गुजारा प्रतिहारा, पालास, ये पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। और हम टाइम पीरियड कौन सा पढ़ रहे हैं? वापस से रिवाइज करो, 7th से लेकर 12th सेंचुरी का हम रिवाइज करेंगे। इसके बाद देखो 14 पेज हैं, हम 14 पेज में से 2 पेज हमारे लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे, यानी कि अब हमारे 3 पेजेस हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम सेकंड पेज पे बेसिकली आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड पेज पे हम आ गए। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब क्या हुआ, नए नए जो राज्य हैं वो एक तरीके से उनका नए नए राजवंशों का उदय हुआ, नए नए राजा आने लगे, ठीक है। बाय द 7th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं, देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स। अब 7वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स, तो बड़े बड़े भूस्वामी होने लगे, लैंड के लॉर्ड होने लगे, यानी कि ये लैंड है, मैं इसका मालिक हूँ, तो मैं क्या बन गया? लैंड लॉर्ड बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड होते थे और वॉरियर चीफ्स, यानी कि जो सरदार होते थे ना, योद्धाओं के सरदार। मान लो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसका वो ग्रुप जो है युद्ध करने के लिए जाता है राजा के लिए, उनका जो सरदार होता है, ऐसे ऐसे लोग जो थे इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्टिंग किंग्स उन्हें क्या करता था? एक्नॉलेज करता था, मान्यता देता था दैम एज देयर सबॉर्डिनेट एज समंतास। तो राजा क्या करने लगा, बड़े बड़े, बात को साधारण भाषा में समझाऊं तो राजा क्या करता था, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मीनों के मालिक होते थे, या फिर जो वॉरियर चीफ्स होते थे, दोनों वर्ड याद कर लो, लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स, इन दोनों को क्या कहता था कि ये मेरे सबॉर्डिनेट हैं और ये मेरे सामंत बन जाते हैं। अब देखो राजा इतना बड़ा शासन तो संभाल नहीं पाता था, पूरा किंगडम तो बेसिकली राजा का है। अब राजा ने कहा इतने बड़ी लैंड तुम्हारी है, तुम देखोगे सामंत हो गए तुम यहाँ के। सामंत का मेन काम क्या होता था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इन सामंत से क्या किया जाता था? दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स। अब ये राजा ने इन्हें सामंत बनाया है। अब सामंत को क्या फ़ायदा है सामंत बनने का? कि इस लैंड पे से जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी चीज़ें इस लैंड की होंगी वो इनकी हो गई, एक तरीके से सामंत के अंडर में आ गई, ठीक है। जैसे क्लास के आप मॉनिटर बन गए तो बहुत सारे फैसले आप कर सकते हो, लेकिन स्कूल तो प्रिंसिपल का रहेगा। सेम है, जैसे ही समझ लो, या क्लास टीचर बहुत सारे काम कर लेती है, लेकिन स्कूल किसका? प्रिंसिपल का है, और जिसने स्कूल बनाया है, ठीक है, उसका है। तो राजा एक तरीके से समझ लो प्रिंसिपल का काम कर रहा है, मेन वो है, लेकिन क्लास टीचर्स को उसने जगहें बांट देंगे, तुम यहाँ का काम संभालो, यहाँ का संभालो, यहाँ का संभालो। अब ऐसे ही राजा क्या करता था, इन सामंत को लैंड ग्रांट कर देता था और फिर कहता था तो यहाँ पर से जो भी टैक्स वैक्स आ रहा है तुम देखो, लेकिन जब मुझे ज़रूरत हो तब मुझे सेना वेना प्रदान कर देना, ठीक है। जब भी मुझे कोई युद्ध में जाना हो, मुझे सेना की ज़रूरत हो, तो तुम सारी क्लासेस में से, जैसे टीचर्स जो हैं बच्चे अच्छे अच्छे निकाल के स्कूल के फंक्शंस में डाल देती हैं, तो ऐसे ही वो उनको युद्ध के लिए सेना मिल जाती थी हर सामंत से, ठीक है। तो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट। तो सामंतास से, या सबॉर्डिनेट जिन्हें हम बोल रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स को बेसिकली सामंता कहा जाता था, तो इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये गिफ्ट्स लेकर आएँ राजा के लिए, अपने ओवरलॉर्ड्स के लिए। ओवरलॉर्ड्स का मतलब क्या था? अपना स्वामी के लिए उपहार लाएँ, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, बी प्रेजेंट एट द कोर्ट्स,
कि भाई आपको सम्मान देने के लिए, इसलिए राजा को लगता था कि आएगा तो मुझे सम्मान देगा। हाजिरी लगानी तो जाना ही पड़ता था, मैं यहाँ का सामंत हूँ सर, यहाँ ऐसा चल रहा है, मेरे राजपाट में ऐसा चल रहा है। फिर दूसरा सामंत आया, उसने बताया कि महाराज हमारे यहाँ राज्य में ऐसा चल रहा है, हमारे इलाके में ये सब चल रहा है। तो राजा को ऐसे खबर भी मिलती रहती होगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते थे कोर्ट्समैन, प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। बात वही आ गई कि राजा को कभी मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत है तो ये लोग प्रोवाइड कर देते थे। सामंत जो होते थे इनका मेन काम ये था। एज सामंतास गेंड पावर एंड वेल्थ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सामंत ऐसे हुए जिनको पावर खूब मिल गई। मान लो कि किसी सामंत को एक ऐसी लैंड मिल गई जहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जहाँ के लोग बहुत सारा टैक्स पे कर रहे हैं, जहाँ पे उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है उस लैंड से, तो सामंत बन जाएगा पावरफुल। कोई भी जगह का पावर किस चीज़ से बढ़ता है, उसके रिसोर्सेज से बढ़ता है। तो कोई लैंड बहुत बढ़िया और रिसोर्सेज बहुत बढ़िया, तो सामंत बन गया पावरफुल। अब सामंत जब पावरफुल बन जाता था, कई बार तो क्या करते थे, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे हमें राजा से फ्री जी। तो एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, जब सामंत के पास बहुत पावर आ जाती थी, वेल्थ यानी धन आ जाता था, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंता। वो अपने आप को कहते थे हम सामंत नहीं हैं, हम महासामंत हैं और हम महामंडलेश्वर हैं। यानी महामंडलेश्वर का मतलब क्या था, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, यानी कि ये जो पूरा मंडल है हम उसके महान स्वामी हैं, अपने पूरे मंडल के हम महान स्वामी। ऐसे बड़े बड़े नाम देते थे, आपको लगेगा पता नहीं दुनिया ही निकी हो गई एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कई बार ये क्या करते थे, अपने ओवरलॉर्ड से यानी कि राजाओं से या जो भी इनके ऊपर पदवी प्राप्त करते हुए लोग होंगे उनसे खुद को फ्री करा लेते थे। मोटा माटी राजा से ही अपने आप को फ्री करते थे, कहते थे हम नहीं मानते राजा वाजा आपको, हम क्यों माने, हमारी तो खुद की पावर इतनी है, तुम राजा अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हो तो आ जाओ हमसे लड़ लो। अब राजा भी बेचारा कितनों से लड़ता, बहुत सारे सामंत ऐसे हो गए थे जो बहुत पावरफुल हो गए थे और जिनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भी राजा भी तो समहाओ कहीं ना कहीं सामंतों पे ही आश्रित था, खुद तो सारा राजपाट चला नहीं सकता था, इन सामंतों पे ही वो आश्रित था कहीं ना कहीं। तो भी बहुत सारे सामंत जिनकी पावर ज़्यादा बढ़ गई, जो अपने आप को क्या कहने लगे कि हम महामंडलेश्वर हैं, हम महासामंत हैं, वो अपने आप को राजा से मुक्त करा लिया करते थे। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ जाएं अब चैप्टर में। अब ऑन सच इंसिडेंट्स, अब आपको इस तरह का इंस्टेंस मिलता है, एक उदाहरण मिलता है, वॉज दैट ऑफ राष्ट्र त्रिकुटास। अब ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र त्रिकुटास जो थे इन डेक्कन के, उनका एक एग्जाम्पल आपको दिया है। इनिशियली जो राष्ट्र त्रिकुटास थे ये थे सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका के। कर्नाटक में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था, कर्नाटक में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था और ये राष्ट्र त्रिकुटास वहाँ के सामंत होंगे, है ना, ये इनके सबॉर्डिनेट थे एक तरीके से। समझ में आ रहा है। राष्ट्र त्रिकुटास कहाँ थे, डेक्कन, डेक्कन याद है कहाँ पर है, नीचे साउथ की तरफ। तो इनिशियली क्या हुआ, ये लोग जो थे चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे। चालुक्यास कहाँ के थे, कर्नाटका के। इन द मिड 8th सेंचुरी में क्या होता है, दंतिदुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूटा चीफ, दंतिदुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूटा चीफ होता है, वो ओवरथ्रू करता है इस चालुक्या को। ओवरथ्रू कर देना मतलब क्या होता है, वो एक तरीके से वो कह देता है भाई मुझे आपकी वो क्या नहीं चाहिए, मैं आपके अधीन नहीं हूँ, बेसिकली अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है। तो इस तरह का उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, वही एक उदाहरण लिखने के लिए आए कि किसी सामंत का उदाहरण लिखिए जिसने अपने आप को अपने राजा से मुक्त कराया हो, या उसकी पावर से मतलब एक तरीके से हाथ से निकल जाए, या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन बन के आए। तो इस तरह का उदाहरण है डेक्कन का। शुरुआत में देखो कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे वो उनके अधीन थे, ठीक है, चालुक्य राजाओं के वो अधीन थे। कौन अधीन थे चालुक्य राजाओं के, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट इनके अधीन थे, तो एक राष्ट्रकूट में जो है एक दंतिदुर्ग नाम का होता है एक बंदा, या बंदा बोल सकते हो, प्रधान बोल सकते हो वहाँ का, उसने अपने आप को चालुक्य स्वामियों की अधीनता से कह दिया इनकार कि भैया नहीं, मुझे नहीं मानना चालुक्यों को अपना ओवरलॉर्ड। एंड इसने परफॉर्म किया रिचुअल। रिचुअल क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर में यज्ञ वगैरह होते हैं ना, तो वैसे इसने भी किया हिरण्यगर्भ नाम का रिचुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझ लो कि हिरण्यगर्भ नाम का एक पूजा होती थी। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है लिटरली द गोल्डन वर्म, मतलब सोने का वर्म। वर्म क्या है, जैसे तुम्हारी मदर के पेट में तुम रहते हो और फिर तुम जन्म लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारा जन्म होता है, पिछले जन्म में तुम पाकिस्तान थे, अफगानिस्तान थे, चीन थे, क्या थे तुम्हें पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो, कौन हो। ऐसे ही इसे रीबर्थ की तरह देखा जाता था। रीबर्थ की तरह क्यों देखना ज़रूरी था बताती हूँ। व्हेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, इट वॉज थॉट, जब ये पूरा पूजा पाठ होती थी तो ऐसा सोचा जाता था, पूजा पाठ कौन करता था, ब्राह्मण करते थे,
ऐसा सोचा जाता था दिस लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय, कि जो ये व्यक्ति आपका हिरण्यगर्भ नाम की पूजा करा लेगा, यज्ञ करा लेगा, सेक्रीफाइजर का मतलब है वो व्यक्ति जो ये पूजा करा रहा है, उसका दोबारा जन्म हो गया एक तरीके से, और एक क्षत्रिय की तरह उसका जन्म हो गया। क्योंकि राजा बनने के लिए, लॉर्ड बनने के लिए क्षत्रिय होना बहुत ज़रूरी था। अब बहुत सारे लोग जो कि क्षत्रिय नहीं थे कास्ट से, वो ये रिचुअल करा के क्षत्रिय बन जाते थे। इसका भी आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, यानी कि अगर आप जन्म से क्षत्रिय नहीं हैं तो आप हिरण्यगर्भ नाम की पूजा कराइए। इसका मतलब होता है सोने का गर्भ। अब आप सोने के गर्भ से पैदा हो रहे हैं एक तरीके से जब आपने पूजा कराई। किसका एग्जाम्पल दिया गया है, याद करो वापस, किसका एग्जाम्पल दिया था मैंने? राष्ट्रकूटास के अंडर में कौन था बताओ? राष्ट्रकूटास जो कि डेक्कन के थे। राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन इनिशियली, राष्ट्रकूटास दे वर सबऑर्डिनेटेड टू चालुक्यास। राष्ट्रकूटास के अंदर में कोई नहीं था, राष्ट्रकूटास थे चालुक्यास के अंडर में। और राष्ट्रकूटों में से एक व्यक्ति था दंतिदुर्ग, ये एक राष्ट्रकूटा चीफ था। इसने कहा मैं चालुक्य की बात नहीं माननी है, हमारे वो ओवरलॉर्ड नहीं है, नहीं हम उनके अंडर में रहना चाहते। तो इसने हिरण्यगर्भ नाम का अपना पूजा पाठ किया और इसने अपने आप को क्षत्रिय बना लिया। अब क्षत्रिय बनाया तो राजा बन सकता है, ठीक है। इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में क्या होता है, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज। कुछ लोग जो कि कौन से परिवारों से होते थे, उद्यमी परिवारों से होते थे, एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से होते थे। यूज़ करते थे अपनी मिलिट्री स्किल्स को टू कार्व आउट किंगडम्स, अपने राज्य बनाने के लिए। कार्व आउट किंगडम्स मतलब क्या होता है भाई, अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल करके वो अपनी राजशाही कायम करते थे। यानी कि देखो आपके पास सेना की पावर है, तो यानी कि आपके पास बहुत पावर है। मोटा माटी उस समय कोई ऐसा कानून वानून लिखत तो होता नहीं था, जिसके पास जितनी पावर, जो युद्ध में जीत गया तो बन गया राजा। अब इसका भी आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर इंस्टेंस एक आपको बंदा बताया है यहाँ पर, कदम्ब मयूर श्रवण और गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्र ब्राह्मण थे ये लोग, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखो, कदम्ब मयूर श्रवण और गुर्जर प्रतिहार। ये हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया था, ठीक है। दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस। इनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्या होगा, ब्राह्मण का प्रोफेशन क्या होता है भाई, पूजा पाठ वगैरह करना, इन्होंने छोड़ा। और क्या किया इन्होंने, आर्म उठाए, टुक टू आर्म्स, सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम, क्योंकि बहुत बहादुर थे, सेना बहुत मजबूत बना ली इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने पूजा करी तो राजा बने, इन्होंने सैन्य कौशल से राजा बने। समझ में आया अंतर दोनों का? उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया, किसने, जो कि किसके अधीन थे, राष्ट्रकूट जो थे वो पहले चालुक्यास के अधीन थे। चालुक्यास में से एक जो चीफ था उनका दंतिदुर्ग, उसने कहा कि मुझे जो राष्ट्रकूट हैं उनके चालुक्यास के मुझे अधीन, हाँ चालुक्य राजा उसके मुझे अधीन नहीं रहना है, मुझे उनकी स्वामी के अधीनता जो है स्वीकार नहीं है। और उसने इनकार किया और फिर उसने अनुष्ठान किया और वो बन गया। दूसरा, कुछ एंटरप्राइजिंग फैमिलीज जो थी उन्होंने अपने सैन्य कौशल के दम पर जो है ये सब कुछ किया, और उनके दो के एग्जाम्पल आपको दिए, कदम्ब मयूर श्रवण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र। ये दोनों ब्राह्मण थे। अब इन्होंने अपना परंपरागत पेशा छोड़ दिया और इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम। कहाँ पर किया था, कर्नाटका में और राजस्थान में, दोनों जगह आपको याद रखना है ये कहाँ के थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स कैसे चलता है, मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्ट करते थे हाई साउंडिंग टाइटल्स। अब यहाँ के जो बहुत सारे राजा थे उस समय के राज्यों का प्रशासन पढ़ेंगे कि कामकाज राजकाज में कैसे चलता था। तो इन राजाओं में से कई राजा ऐसे थे जो अपने आप को क्या कहते थे, बड़े हाई साउंडिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया लगने वाले, ऐसे भारी भरकम उपाधियाँ को धारण कर लेते थे। क्या कहते थे, हमें महाराज अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, मतलब हम हैं राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि हम लॉर्ड हैं तीनों वर्ड्स के। वो बोलता नहीं है कि आकाश पाताल और धरती, हम सब के राजा हैं एक तरीके से, इतने बड़े बड़े टाइटल्स। हाउएवर, लेकिन आपने टाइटल तो इतने सारे रख लिए, इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, जब आप ये क्लेम्स कर रहे हो कि भाई आप जो इतने महान हो, इतने शक्तिशाली हो, फिर भी आपको क्या करना पड़ता था, ऑफन शेयर करनी पड़ती थी अपनी पावर विद द समंतास। दो लोगों के साथ पावर शेयर करनी है तो समंतास के साथ, और दूसरी किसके साथ करनी पड़ती थी, एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स। ये दोनों पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट है समंतास के साथ राजाओं को पावर शेयर करनी थी। दूसरा पॉइंट लिख कर आना कि राजा को एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, यानी कि जो किसान होते थे, है ना, जो किसान होते थे उत्पादक एक तरीके से, प्रोड्यूस करने वाले अर्थात किसान, उनसे भी इनको सब अपना देनी पड़ती थी पावर, पशुपालकों को भी देनी पड़ती थी। ये आगे हम
हाँ जी, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, इनके जो भी संगठन होते थे, किसानों के, व्यापारियों के, ब्राह्मणों के जो भी संगठन होते थे, जो भी एसोसिएशंस होती थी, उनके साथ इन्हें पावर्स तब भी शेयर करनी पड़ती थी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स, इन सारे ही स्टेट्स में रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। आप देखो राजा है, अब राजा खुद तो जाता नहीं, राजा के पास सामान कहाँ से आएगा? एक प्रधानमंत्री है, ठीक है, तुम्हारे देश का, तुम अपनी भाषा में समझो, उनके पास पैसा कहाँ से आता है सब कुछ करने के लिए? टैक्स से। तो राजा भी जो होता था, रिसोर्सेज जो यूज़ करता था, ये ऑब्टेन कहाँ से करता था? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं। जैसे किन किन से राजा को रिसोर्सेज मिलती थी? पीजेंट्स, किसानों से मिलते थे, ठीक है। इसके अलावा कैटल कीपर्स, जो कि पशुपालक होते थे, उनसे मिलती थी। रिसोर्सेज से कौन कौन थे? एक तरीके से कहाँ से ऑब्टेन करता था? पीजेंट से, कैटल कीपर्स से, आर्टिशियंस। आर्टिशियंस कौन होते हैं? कारीगर, हाथ का काम करने वाले, चीज़ें बनाते होंगे जो। who were often pursued it or compelled to surrender part of what they produce। और इनको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था? इनको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि परस्यूड किया जाता था। परस्यूड करने का मतलब क्या है कि जैसे बाध्य करना किसी को, उकसाना किसी को, ठीक है, वो चीज़ इनको की जाती थी। किस चीज़ के लिए? कि आप जितना भी बना रहे हो उसमें से कुछ पार्ट आपको राजा को देना ही पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता था? दीज वर क्लेम्ड एज रेंट। कई बार ये कहा जाता था कि ये तो रेंट है, राजा आपको अपनी भूमि पर रहने दे रहा है, इसका आपको रेंट पे करना पड़ रहा है बेसिकली। ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। किसकी वजह से? कभी कभी इससे को लगान मानकर भी वसूल किया जाता था। लगान है क्योंकि प्राप्त करने वाला यानी भूमि का स्वामी है। प्राप्त कौन कर रहा है यहाँ पे? राजा। कौन कर रहा है? राजा। तो वो कह रहे कि राजा तो भूमि का स्वामी है, तो राजा को तो आपको देना ही पड़ेगा। और दे कौन रहा है? पीजेंट्स दे रहे हैं, कैटल कीपर्स दे रहे हैं, आर्टिशंस दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका कुछ हिस्सा देते थे। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। अब 400 टाइप के टैक्सेस लगे हुए थे। बाप रे, इतने टैक्सेस कहाँ लगे हुए थे? चलो पढ़ो। इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु। ध्यान कर लो, तमिलनाडु, चोला मार्क करके आना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो चोलास जो थे तमिलनाडु की तरफ थे, उनके यहाँ एक इंस्क्रिप्शंस लिखी गई होगी, वो मिली होगी। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? गूद गूद के दीवारों पे गोद के लिखते थे ना, जैसे पत्थरों पे वगैरह पे। तो उसमें क्या मिला कि भाई 4000 प्रकार के जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस लगते थे। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर करते थे 400 टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस को। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वैत्ती। अब वैत्ती क्या था? पूछा जा सकता है। टैक्स था एक तरीके का, क्यों लगता था, किस फॉर्म में लगता था? तो टेकन नॉट इन कैश। वैत्ती में राजा को आपको पैसे नहीं देने होते थे, आपको फोर्स्ड लेबर की तरह काम कराया जाता था कि भूमि है, खेत है, यहाँ पर काम करना पड़ेगा, 4 दिन काम करो, तुमको इतना टैक्स देना है, ठीक है। इस तरीके से फोर्स्ड लेबर के रूप में हमको काम करना पड़ता था। और दूसरा था कदमई। और कदमई क्या था? ये लैंड रेवेन्यू था। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस। अगर आपने अपना क्या किया है, आपने अपना छज्जा भी बनवाया है ना, मकान में छज्जा बनवाया। छज्जा क्या होता है? जो आगे की तरफ निकला हुआ पोर्शन होता है ऊपर छत में, वो भी बनवाया है, तो उसमें भी आप राजा को लगान दोगे, पैसे दोगे, कुछ टैक्स दोगे। द यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री। अगर आपने सीढ़ी का यूज़ कर लिया, ठीक है, अगर आपने पाम के ट्री पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज़ कर लिया, उस पर भी टैक्स, मतलब 400 टाइप के टैक्स, कुछ फजूली टैक्स होंगे इसमें से। तो अगर किसी ने क्या किया? असेस, मतलब सेस मीन्स काइंड ऑफ अ टैक्सी, एसेस भी। अगर आपने सक्सेशन किया टू द फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपने अपने फैमिली की प्रॉपर्टी आपको मिली है, पिता मरे, किसी के बच्चे को प्रॉपर्टी मिली, तो भी उस बात पर टैक्स देना पड़ता था। दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। अब राजा इतना पैसा मांग क्यों रहा है? 400 तरीके के टैक्स लगा दिए, क्या करेगा राजा इन पैसे का? तो भाई राजा एस्टेब्लिशमेंट करेगा एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। अब राजा को मंदिर भी बनवाने होते थे, राजा को किले भी बनवाने होते थे, तो उस समय मंदिरों में बहुत पैसा लगाते थे राजा लोग। तो इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती, तो राजा टैक्स के पैसों से काम करवाता था, डेवलपमेंट कराता था पूरे स्टेट का। बेसिकली मोटा माटी फोर्ट्स बनवाता था, टेम्पल्स बनवाता था। दे वर ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स। अब देखो, जब युद्ध होते थे, उस समय तो युद्ध बहुत होते थे, तो राजा युद्ध के लिए खुद अकेला तो लड़ने जाता नहीं था, बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। सेना को खाना चाहिए, सेना को ड्रेस चाहिए, वेपन्स चाहिए, इनके हथियार चाहिए, उन सब में पैसा लगता था। तो ये टैक्स के पैसों से ये सब काम होते थे। पूछा जा सकता है टैक्स के पैसों से क्या क्या काम होता था। सो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder। अब राजा युद्ध क्यों करता था? इससे क्या होता था कि राजा एक्विजिशन करता था वेल्थ को, यानी कि
संपत्ति को एक तरीके से बढ़ाता था। कैसे बढ़ाएगा, किस शक्ल में संपत्ति बढ़ेगी कि जहाँ पर युद्ध लड़ने राजा जाएगा लूट की शक्ल में उसे धन मिलेगा। राजा क्या करते थे, मान लीजिए एक राजा राम है और वो राजा मोहन के लैंड पर उसने जाके युद्ध किया, तो जब मोहन हार गया तो उस ज़मीन पे जितना भी धन वन है, उस ज़मीन पे जो भी चीज़ें हैं वो अपने यहाँ उठा के ले आएगा। तो इस तरीके से लूट पाट मचा देते थे ये लोग, मंदिरों में जाते थे, खूब लूट पाट मचाते थे। इस तरीके से जो है यहाँ पे भी पैसा, मतलब युद्ध इसीलिए किए जाते थे पावर बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, यहाँ भी इनको फ़ायदा होता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एंड एक्सेस करते थे टू लैंड पे एज वेल एज ट्रेडर रूट्स पे, ठीक है। इसके अलावा राजा जो होता था वो ट्रेड रूट्स भी बनवाता था, यानी कि व्यापारिक मार्ग भी बनवाता था। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज वर जनरली रिक्वेटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। अब आपने टैक्स लेना है, लेगा कौन? तो ये जो पूरा ये फंक्शनरीज का मतलब क्या होता है भाई? फंक्शनरीज का मतलब होता है बेसिकली जो लोग हैं, बेसिकली जो फंक्शन कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यूज़ को। जनरली कौन होते थे ये? प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से होते थे। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडेटरी। और ये जो बड़ी बड़ी पोजीशन होती थी कि आप मेरे सेनापति हो, आपका बेटा भी मेरा सेनापति बनेगा, फिर उसका बेटा भी बनेगा। आप राज ब्राह्मण हो, आपका बेटा भी हो जाएगा, फिर उसका बेटा भी हो जाएगा। बड़े बड़े जो पद मिलते थे वो भी हेरिडेटरी हुआ करते थे। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी में भी यही होता था, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जो लोग हैं उनके बच्चों को वो पोजीशंस मिल जाया करती थी। हेरिडिटी के साथ ये चलता था, हेरिडेटरी था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। बड़ी बड़ी पोजीशंस राजा किसको देगा? तुम्हारे हाथ में पावर आएगी, सबसे पहले अपने भाई बहनों को सेट करोगे। राजा भी यही करता था, तो वो अपने भाई बहनों को सेट कर लेता था, बड़ी बड़ी पोजीशंस दे देता था, रिश्तेदारों को दे देता था। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रशस्ति क्या होता है, लैंड ग्रांट्स क्या होता है। प्रशस्तिस कंटेन करती थी डिटेल दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति एक तरीके से इस तरह का, जैसे आज तुम डॉक्यूमेंट्स में लिखवाते हो चीज़ें, राजा उस समय प्रशस्ति लिखवाया करता था। और राजा प्रशस्ति में कई बार ऐसी बातें भी लिखवा देता था जो ज़रूरी नहीं है सच हो, क्योंकि एक राजा के बारे में जब कोई लिखेगा तो उसे डर भी लगेगा कि राजा के बारे में नेगेटिव नहीं लिखना है। नेगेटिव लिखोगे राजा कहेगा कलम कर दो, उसका सर हो जाएगा। कहीं कोई सुनवाई तो थी नहीं उस समय। राजा की तारीफ लिखोगे तो राजा कभी हार दे देगा, कभी अंगूठी दे देगा, कभी लैंड दे देगा, तो खुश हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रशस्ति के बारे में जो भी लिखा गया राजा के बारे में प्रशस्ति में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, लेकिन क्या है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। लेकिन हमें इससे ये पता चलता है कि राजा अपने आप को कैसा दिखाना चाहता था। एज वायलेंट, राजा अपने आप को कैसा दिखाना चाहता था? शूरवीर हूँ मैं, विक्टोरियस यानी कि मैं कैसा हूँ? विजयी योद्धा हूँ, मैं जीता हूँ हर जगह, ऐसा विक्टोरियस वॉरियर हूँ मैं, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स राजा अपने लिए यूज़ करवाना चाहता था अपनी प्रशस्तिज में, कि आने वाली पीढ़ियाँ जो उसको देखें तो राजा को ऐसा ऐसा समझे। ज़रूरी नहीं कि राजा ऐसा था, लेकिन राजा ऐसा लिखवाना चाहता था, ये हमें पता चल गया। दीज वर कंपोज बाय लर्नड ब्राह्मण्स। और ये कंपोज कौन करते थे? प्रशस्तिज पढ़े लिखे ब्राह्मण करते थे। हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो अक्सर प्रशासन में राजा की मदद किया करते थे। तो ये लोग ब्राह्मणी लोग थे, प्रशासन में मदद करते थे और यही बैठ के प्रशस्ति लिखते थे। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भैया। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। अब नागभट्ट के अचीवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि नागभट्ट कौन था या उसने मेन अचीवमेंट उसका क्या था। चलो, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब करते हैं अपने अचीवमेंट को इन प्रशस्तिस। बहुत सारे जो राजा होते थे, शासक होते थे, रूलर्स होते थे, वो प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियों को लिखवाते थे, उन्हीं का बखान करवाते थे। मैंने ये युद्ध जीत लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर, समुद्रगुप्त के बारे में तुमने पढ़ा लास्ट ईयर। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत, एक प्रशस्ति मिली जो कि संस्कृत भाषा में लिखी थी, अनफाउंड इन ग्वालियर। कहाँ मिली है? ग्वालियर में मिली, मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब करती है द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्टा, परिहारा किंग, गुर्जर प्रतिहारा किंग थे नागभट्टा, ठीक है, उनके बारे में। तो क्या करती है? उनका वर्णन करती है बेसिकली ये, ठीक है। संस्कृत में लिखी हुई, ग्वालियर में मिली है हमें ये प्रशस्ति, जिसमें प्रतिहार के राजा नागभट्ट के कामों का वर्णन है, ठीक है। एक्सप्लॉइट्स मीन्स काम, एक तरीके से डिस्क्राइब किए गए। एक्सप्लॉइट मीन्स डिस्क्राइब किए गए काम। किसके काम? नागभट्ट के। कौन था नागभट्ट? एक प्रतिहार किंग था। क्या बताया गया इसके बारे में? द किंग ऑफ आंध्रा, जो राजा था आंध्रा, बेसिकली बताएंगे कि सब मुझसे हारे हैं। द किंग ऑफ आंध्रा यानी कि आंध्र का राजा, ठीक है, आंध्र का राजा। सैंधव यानी कि सिंध, उस जगह को बोलते हैं। विदर्भ, ये महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। कलिंग, जो कि उड़ीसा का एक हिस्सा है। इनके राजा जो थे, फेल बिफोर हिम, कि इनके आगे बिल्कुल गिर गए थे, धराशायी हो गए थे, हार गए थे। किससे? नागभट्ट ने ऐसा लिखवाया कि ये सारी जगहों के राजा मेरे आगे धराशायी हो गए थे, एज ही वाज अ प्रिंस।
जबकि वो केवल राजकुमारी थे। उस समय मेरी पावर इतनी थी। ये नागभट्ट अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि जब मैं प्रिंस ही था ना, तब भी ये सब मेरे आगे हार गए थे। ही वन अ विक्ट्री ओवर, उसने क्या और लिखवाया कि उसने विजय हासिल करी। ठीक है, उसने किस पे विजय हासिल करी? कन्नौज के जो शासक थे चक्रयुद्ध, उनसे। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, जो कि कौन कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। उससे भी मैं जीता हूँ। इसने ये भी लिखवाया नागभट्ट ने कि मैंने कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध को भी हराया हुआ है। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, जो कि पार्ट है बंगाल का। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि मैंने बंग यानी बंगाल का एक हिस्सा है ये, अनर्थ जो कि गुजरात का हिस्सा है, मालवा जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात जहाँ पे वन में रहने वाले लोग रहते हैं, तुरुष्क यानी कि तुर्क, और वत्स और मत्स्य ये दोनों उत्तर भारत में हैं। इन जगहों पे मैंने राजाओं को पराजित किया। ये सब नागभट्ट ने अपने बारे में लिखवाया। किंग ऑफन रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण को बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। किंग जो है वो क्या करता था? लैंड देता था। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। अब क्या है कि सबूत क्या है कि किंग ने तुमको दिया है? तो कॉपर प्लेट पे लिखवाया जाता था, जैसे आज विल लिखवाई जाती है कि ज़मीन इसकी है, ऐसे ही। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। ये कॉपर प्लेट से ही आपको ध्यान से देख लेने हैं। दिस इज अ सेट ऑफ अ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग अ ग्रैंड ऑफ लैंड। इस पर लिखा गया है कि लैंड किसको मिली है। इस तरह की प्लेट्स पे लिखा जाता था। कॉपर प्लेट्स की कब की बात है? बाय द रूलर इन द 19th सेंचुरी की बात है। रिटन पार्शली इन संस्कृत, थोड़ा ये पार्शली संस्कृत में होती थी और पार्शली किसमें तमिल में भी होती थी। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स, जिस रिंग पे ये प्लेट बंधी हुई है बेसिकली, टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द लॉयल सील। इसके अंदर रॉयल सील लगी होती थी। ये इंडिकेट करती है कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, राजा के द्वारा ही दिया गया है। समझ में आ रही है बात? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हम 5वें पेज पे पहुंच गए हैं। दिस वॉज गिवन विद द लैंड। अब लैंड के साथ और क्या क्या तुम्हें मिल रहा है? अब देखो लैंड मिलेगी तो उस पर जो भी चीज़ें हैं वो सब तुम्हें मिलेंगी। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें आज एक घर दिया तो इसका कमरा है, AC, TV, पंखा सब जो है वो तुम्हारा है। तो इसी तरीके से जब लैंड ग्रांट की जाती थी तो उसमें मिलने वाली सारी चीज़ें भी तुम्हारी हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लो। वॉट वॉज दिस इज द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। चोला राजा ने तमिल का कोई पार्ट किसी को दिया होगा, उसके बारे में क्या लिखा गया था? वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मार्किंग अर्दन एम्बार्कमेंट्स। डिमार्केटेड का मतलब क्या होता है? हमने निशान लगाए हैं। कैसे निशान लगाए हैं? बाउंड्रीज पर अर्दन एम्बार्कमेंट्स बना के, मिट्टी की हमने दीवारें बनाई हैं। और हमने बताया कि लैंड अंदर की तरफ की जो मेड़े बनाई हैं, दीवारें बनाई एक तरीके से, और कांटेदार झाड़ियाँ लगाई गई थी वहाँ पे, थ्रोनी बुशेस लगाई गई थी। और उसका अंदर जो एरिया आ रहा है मिट्टी की दीवारों के अंदर, यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये जो अंदर का एरिया है सारा इस व्यक्ति को दिया जा रहा है। ये लिखा गया था। एज वेल एज बाय प्लांटिंग थ्रोनी बुशेस। ठीक है, इसको अंदर का लैंड बताए कांटेदार झाड़ियों से बना दिया। दिस इज़ वॉट द लैंड कंटेन्स। अब इस लैंड में क्या क्या चीज़ें हैं? इस लैंड में है फलदार वृक्ष, ठीक है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ हैं। इसके अलावा इसमें क्या है भाई? पानी है, वाटर है, भूमि के बगीचे हैं, गार्डन्स हैं, ऑर्चार्ड्स यानी कि ऑर्चार्ड्स क्या होता है? फलों के जो बगीचे होते हैं बेसिकली। पेड़ हैं, कुएँ हैं, खाली जगहें हैं, चारागाह। चारागाह क्या होता है? पेस्चर लैंड, जहाँ पर जानवरों को आप चरने के लिए भेज देते हो, जो घास वास लगी होती है। ठीक है, विलेज के जो एंथिल्स हैं, यहाँ पे चींटियाँ वगैरह के घर होते होंगे, सब तुम्हें बताया जा रहा है। चींटियों की बॉम्बी तक, गांव, चबूतरे वहाँ के, नहरें, वहाँ की खाइयाँ, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की दलदली ज़मीन। ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ तुम्हारा है। डिचेस मतलब खाई, ठीक है, और स्टिल लैडन मतलब दलदल वाली ज़मीन जो होती है, टैंक। उसके अलावा ग्रेनरीज, जितने अभी ग्रेन मतलब अन्न गार्ब, जैसे अन्न रखते थे ना जहाँ पर, वो सब, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें, सब उस व्यक्ति को मिलती है। जिसे यह भूमि मिलती है वैसे कर वसूली भी कर सकता है। ही हु रिसीव्ड द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस। ये अधिकार भी है, सारी चीज़ें हैं उसकी, प्लस इन ज़मीनों पर जो भी टैक्स दिए मिलेगा वो भी उस व्यक्ति का। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज अ फाइन। एक न्यायिक अधिकारी को लग रहा है कि इस आदमी ने कुछ गलत किया है, इसके ऊपर 100 रुपये का टैक्स लगाया जाए। ठीक है, तो वो टैक्स किसको मिलेगा? जिसकी ये ज़मीन है, राजा ने जिसे ये ज़मीन दी है। द टैक्स ऑन बैटल लीव्स, टैक्स किस पे लगता था? पान के पत्तों पे भी टैक्स लगता था। दैट ऑन वुवन क्लोथ्स, बुने हुए कपड़ों पर टैक्स लगता था। एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, वाहनों पे भी टैक्स लगता था। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, राजा ने पावर क्या दी कि ये बड़ा कमरा बना सकता है। विद अपर स्टोरी मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, जो ईंटें होती हैं, बेक्ड ब्रिक्स होती हैं बेसिकली ईंटें, तो ईंटों से कह रहे हैं सेकंड फ्लोर भी ये बना सकता है, ये भी इसे परमिशन है। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, ये छोटे और बड़े कुएँ भी खुदवा सकता है। ही कैन प्लांट ट्रीज, वो पेड़ भी लगवा सकता है। थ्रोनी बुशेस, वो कांटेदार वृक्ष भी लगवा सकता है। इफ़ नेसेसरी तो ही कैन गेट कैनाल कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, ज़रूरी है तो नहरें भी बनवा सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए, जिससे से पानी मिल जाए।
ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, लेकिन उसे इंश्योर ये करना है कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड द एम्बार्कमेंट आर बिल्ड, ठीक है, और उसके किनारे कुछ एम्बार्कमेंट बनवानी चाहिए, यानी कि बाउंड्री एक तरीके से, ठीक है। अब आइए, अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम। अब ये देखिए कि आपने प्रशस्ति में देखा कि सब लोग राजाओं की तारीफ लिखते थे, लेकिन एक कवि था कल्हण कवि, उसने कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा जिसमें उसने तारीफ नहीं लिखी, उसने जो फैक्ट था वो लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो कौन था जिसने कविता लिखी, कल्हण था, और किसके बारे में लिखी, कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखी। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी, क्योंकि 12th सेंचुरी के लिए बात अनयूजुअल थी, वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम जिसने कंटेन किया है हिस्ट्री ऑफ किंग्स को हु रूल्ड ओवर कश्मीर, ठीक है। ही वॉज कंपोज बाय एन ऑथर, इट वॉज कंपोज, ये पोएम जो थी एक ऑथर जिनका नाम था कल्हण, उनके द्वारा लिखी गई। ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, उसने बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ किया, ऐसा नहीं कि राजा के हिसाब से लिखा, सोर्सेज को यूज़ किया, इंक्लूड किया इंस्क्रिप्शंस को जो उसने देखे वहाँ पर जगह जगह जाके, डॉक्यूमेंट्स को उसने यूज़ किया, आई विटनेस जो ज़माने के लोग होंगे उनसे बातें करी होंगी, अकाउंट्स देखे, एंड अर्लियर हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा टू राइट हिज अकाउंट, और फिर उसने अपने बारे में अपनी पोएम को कंपोज किया कि राजा ऐसा था ऐसा था ऐसा था, चमचागिरी कुछ नहीं, ठीक है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, क्योंकि प्रशस्ति के राजा तो चमचागिरी लिखते थे, लेकिन इसने सत्य लिखने की कोशिश करी। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड द पॉलिसीज़, और ये अक्सर राजाओं को उनकी पॉलिसीज़ को बताता था कि गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, तो इसके अंदर इतना कहीं ना कहीं हिम्मत थी। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, युद्ध हुआ करते थे धन के लिए उस समय, बड़ी ध्यान से समझो। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। अब एक राजा है राम, ये इस रीजन का राजा है, मोहन इधर का है, सोहन इधर का है, तो इस तरह के पर्टिकुलर रीजन हुआ करते थे राजाओं के अलग अलग, सबको पता है, पूरी दुनिया पर तो कोई एक राजा था नहीं। ऑन वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया था, एक बहुत बढ़िया एरिया था, जहाँ पे प्राइज एरिया इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एरिया बहुत ही उपजाऊ था। वो एरिया था कन्नौज। कन्नौज कहाँ था? इन द गंगा वैली में, गंगा की घाटी में। फॉर सेंचुरीज, 100 साल तक रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, तीनों याद करो, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्र त्रिकुटा और पाला डायनेस्टी, 3 डायनेस्टीज के लोग जो थे फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, तीनों लड़ते थे कन्नौज के लिए। क्यों लड़ते थे कन्नौज? क्योंकि कन्नौज की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, वहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती थी। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, अब 3 पार्टीज इसको लड़ती थी इन अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, ये चलता रहा बहुत लंबे समय तक। तो हिस्टोरियंस जो थे, जो इतिहासकार थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, ऑफन डिस्क्राइब करते थे इसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है, त्रिपक्षीय, 3 पक्षों में होने वाला युद्ध। रूलर्स ऑल्सो ट्राई करते थे टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर्स एंड सोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। उस समय धन कैसे दिखाया जाता था? हम बहुत बढ़िया, जैसे आज आपको दिखाना हम बहुत अमीर है, बढ़िया कार ले लोगे, बढ़िया एसी लगवाओगे, बढ़िया घर सजाओगे। उस समय के राजा कर रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते थे, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स, तो जब भी एक राजा दूसरे राजा के शासन पे कहीं पे भी अटैक करता था, तो किस पे अटैक करता था? सबसे पहले उसके मंदिरों पे अटैक होता था, क्योंकि पता है राजा मंदिरों में बहुत पैसा लगाते थे, सोने हीरे की मूर्तियाँ बनवा रहे हैं, उनके जेवर इतने महंगे होते थे। अब इसके बारे में भी एक बहुत ज़्यादा जो है एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आएगा। वन सच रूलर था मोहम्मद ऑफ गजनी। अब महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, अब ये कहीं महमूद है कहीं मोहम्मद है, तो महमूद लिख कर आना, ठीक है, इसको मोहम्मद मत लिखना, तुम महमूद लिखना, तुम्हारी एनसीईआरटी में महमूद है ये। एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, विद अ रिलीजियस मोटिव, उसने क्या किया, टारगेट किया, 17 बार उसने, रेडेड मीन्स एक तरीके से आक्रमण किया। यहाँ पर तो ये रेडेड है, छापा मारना होता है वैसे रेडेड, लेकिन 17 बार उसने हमारे सब कॉन्टिनेंट पे आक्रमण किया था, 1000 से लेकर 1025 तक। उसका टारगेट होता था वेल्दी टेम्पल्स, मतलब वो आता था और मंदिरों पे हमला कर देता था जहाँ पर बहुत पैसा होता था, इंक्लूडिंग दैट सोमनाथ। सोमनाथ के टेम्पल में बहुत पैसा था, आज भी होगा लेकिन तब उस समय तो बहुत ज़्यादा था। ये सोमनाथ का टेम्पल गुजरात में है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद जो भी वहाँ से क्या किया, उसने कैरीड किया अवे, वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड सिटी ऑफ गजनी। और उसने इतना पैसा वहाँ से निकाला तो उसने क्या बसाया, अपना गजनी नाम का शहर बसा लिया। अदर किंग्स हु इंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूड द चाहमनास। इसके अलावा कुछ और राजाओं का जिक्र भी आता है जो एंगेज थे वॉरफेयर में, उन्होंने इंक्लूड किया। लेटर नोन चाहमनास को आप चौहान्स के नाम से भी जानते हैं, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अब चौहान और चाहमनास एक ही हैं ये बेसिकली, पहले इन्हें चाहमनास कहते थे, बाद में चौहान कहा जाने लगे। इन्होंने दिल्ली और अजमेर, ध्यान रखो नक्शे में भरना है तुम्हें, दिल्ली और अजमेर के इलाकों में इन्होंने काफ़ी रूल किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट। इन्होंने बहुत कोशिश करी, जैसे बाकी राजा करते थे। इन्होंने कहा कि हम वेस्ट की साइड भी अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कोशिश करी, वेस्ट की तरफ भी गए, वहाँ भी युद्ध वुद्ध लड़े होंगे, और ईस्ट की तरफ भी, ये दोनों साइड, वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ ये जो है अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे। वेयर दे वर
अपोज्ड बाय चालुक्याज ऑफ गुजरात। अब वेस्ट जाएंगे तो कौन इनको करेगा अपोज? भाई चालुक्याज जो कि गुजरात थे। और दूसरा हमारे आते हैं, कौन है भाई ये, गहड़वाल। अब गहड़वालों से भी जो कि वेस्टर्न साइड में उत्तर प्रदेश में थे, उनके साथ इनको कहीं ना कहीं युद्ध लड़ने पड़े। द चामनाज रूलर वॉज पृथ्वीराज III। एक चामना राजा थे पृथ्वीराज III। उनका टाइम पीरियड याद करो, 1168 से 1192 तक रहा। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर। इन्होंने एक अफगान रूलर को हराया था, अफगान के एक राजा को हराया था, सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में, 91 में, ठीक है। बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192 में इससे हार गए थे। चलो कमिंग नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम उरियार टू तंजावुर। अब ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब ये क्या है ये भाई, उरियार से तंजावुर तक, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्लोजर लुक द चोलास। अब हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। चोलास के पास इतनी पावर कैसे आई? चोला राजा पहले इतने पावरफुल तो थे नहीं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बहुत पावरफुल बने। कैसे बने? एक मेजर चीफली फैमिली, वैसे कैसे इनकी एंट्री हुई ये समझो। एक मेजर चीफली फैमिली थी, ठीक है, एक मुख्य फैमिली रही होगी, मुटियार फैमिली थी, हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा पे मुटियार फैमिली थी, उनकी बहुत वहाँ पे पावर थी। देवर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स। ये पल्लवा किंग्स के सबॉर्डिनेट थे, जैसे सामंताज होते थे ऐसे ये भी थे। पल्लवा किंग्स कहाँ के? कांचीपुरम के। तो विजयाला हु बिलोंग टू एंशंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास ऑफ उरियार। अब उरियार के चोला फैमिली का एक चीफली था फैमिली, एक मुख्य फैमिली थी, वहाँ की मुखियाओं की फैमिली होगी। उसने क्या किया? कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया द डेल्टा पर, कावेरी डेल्टा पर इसने कब्जा किया। पहले मुटियार का था, अब इसका हो गया कब्जा। मुटियार का इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में इसने कर लिया। अब 19th सेंचुरी में जब आपका कब्जा हो गया तो आपका चोला वंश शुरू हो जाएगा वहाँ से। ही बिल्ट हिज टाउन, उसने वहाँ पर तंजावुर नाम का अपना टाउन बसाया। और क्या किया? एंड टेम्पल बनाया गॉडेस। अब इन गॉडेस का नाम ध्यान से समझो, निशुंभ सूदनी देवी का इसने मंदिर बनवाया वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से चोलास की एंट्री होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वी आर ऑन द 7th पेज नाउ। आई थिंक हमें पढ़ने हैं 11 पेज, ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, हो जाएगा। 11 से 12 पेजेस हैं, 12 पेजेस आई थिंक। द सक्सीसर ऑफ विजयालय कनकर्ड नेबरिंग रीजन्स। जो विजयालय के बाद, अभी विजयालय की एंट्री हुई एज अ चोला रूलर। अब विजयालय के बाद जो सक्सेसर आए, जो भी उसके बच्चे आए होंगे, राजा बने होंगे, उसने नेबरिंग रीजन्स पे क्या किया? एंड किंगडम्स ग्रीव इन साइज एंड पावर। उसने बाकी जगहों पर अधिकार किया, उसके बाद आने वाले राजाओं ने। तो इस तरह से चोल वंश जो है बढ़ता चला गया। चोल वंश का शासन जो है फैल गया एक तरीके से, समझ आया कि पहले मुटियार फैमिली को हरा के ये आए, और इनके बाद जो फिर इनके सक्सेसर आए, तो जो सक्सेसर आए उन्होंने क्या किया? चोल वंश को और ज़्यादा फैलाया आसपास की टेरिटरीज से। द पांड्यान एंड पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम। इन्होंने जहाँ पे पांड्यास, जहाँ पे पल्लवास, ये लोगों की टेरिटरी थी, इन लोगों का शासन था साउथ में, उन जगहों को अपने अंदर मिला लिया। युद्ध लड़े होंगे, ये लोग हार गए होंगे, पल्लवा पांडवा, ठीक है, और इनको भी अपने किंगडम में मिला लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राजेंद्र वन कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट पावरफुल कौन है? राजेंद्र नहीं है, राजा वन है। राजा वन सबसे पावरफुल रूलर बने चोला के, और बिकेम द किंग इन 985 में। एंड एक्सपेंड इन्होंने कर लिया अपना कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द एरियाज पे, ज़्यादातर एरिया पे इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है रूल फैला लिया। ही ऑल्सो रिकग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इन्होंने क्या किया? रीऑर्गेनाइज किया दोबारा से, पूरा एक तरीके से जैसे अच्छे पॉलिसीज़ बनाई होंगी, पूरा प्रशासन का पूरा पुनर्गठन किया, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे आप अपना नया घर लेते हो तो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करते हो, पूरा एम्पायर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। राजा के जो बेटे थे राजेंद्र वन थे, कंटिन्यू किया उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ को अपने पिता की। एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली, और गंगा वैली पर उन्होंने, गंगा घाटी पर भी क्या रखा? हमला किया। और कहाँ हमला किया? अभी श्रीलंका में किया। और कहाँ करा? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी हमला किया। और एक तरीके से उस समय 985 के आसपास की बात चल रही है, इन्होंने नेवी भी बना ली एक्सपीडिशंस के लिए। यानी कि इनको क्या करना था? जल सेना बनाई एक तरीके से, अपने अभियान जो भी ये करते थे, यहाँ युद्ध लड़ने जाना है, वहाँ युद्ध लड़ने जाना है, तो इसके लिए नेवी बना ली। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडचोलपुरम। गंगईकोंडचोलपुरम, अच्छे से पढ़ लेना इसको, गंगईकोंडचोलपुरम में बड़े मंदिर, ठीक है,
बहुत बड़े बड़े बिल्ड किए इन्होंने, बिल्ड बाय राज राजा एंड राजेंद्र आर। आर्किटेक्चर देखो आप उसका, महान, बहुत ही खूबसूरत था। एंड स्कल्पचर जो मार्वल्स थे, एक तरीके से शानदार, मार्वल्स मीन्स होता है शानदार, तो वहाँ जो बिल्डिंग बनी वो बहुत शानदार थी, उसके अंदर जो मूर्तियाँ थी वो बहुत शानदार थी। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 8। क्यों बता रही हूँ? जिससे तुम्हें लगे कि माइनस में हो रहा है अब, ठीक है, खत्म होने पे आ रहा है। अब ये देखो कितना बढ़िया टेम्पल बनवाया गया, कितना मुश्किल था उस समय के लिए, तो शानदार था। अब चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स। अब जो चोला मंदिर थे अक्सर क्या हुआ, वो केंद्र बन गए, न्यूक्लियाई बन गए, एक तरीके से बस्तियों के वो केंद्र बन गए। ठीक है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। अब इतने बड़े बड़े मंदिर बने तो क्या हुआ, वहाँ पे जो है लोग आके बसने लगे। ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स का मतलब होता है बस्तियों के केंद्र। ठीक है, इनके आसपास सब बस्तियां बस गईं। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये सेंटर बन गए क्राफ्ट प्रोडक्शन के, यानी कि यहाँ पर शिल्पकार बहुत सारे होते थे, शिल्प मतलब मूर्तियाँ वगैरह बनाते होंगे ये। टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। अब मंदिरों को भूमि भी दान में मिलती थी, है ना, तो टेम्पल्स वर इंडोर्ड। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडोर्ड, मतलब संपन्न थे। जो टेम्पल थे उसमें क्या था कि टेम्पल के पास बहुत लैंड था, और लैंड कौन देता था? राजा देता था या फिर दूसरे लोग दे दिया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट। अब जो पैसा आता था, मंदिर में चढ़ावा आता होगा, वो कहाँ जाता था? मेंटेन करने में। और क्या एक तो मंदिर ही मेंटेन कर रहे हैं, दूसरा जो स्पेशलिस्ट जो मंदिर में काम करने वाले थे उन लोगों के ऊपर जाता था, खर्च होता था। कौन कौन? जैसे कि प्रिस्ट, पुजारी, गार्लैंड मेकर्स, फूलों की माला बनाने वाला, कुक, स्वीपर, सफाई करने वाला स्वीपर हो गया, कुक खाना बनाने वाला हो गया, म्यूजिशियन, संगीतकार हो गए, जो वहाँ डांसर्स डांस करते थे, उन लोगों के ऊपर पैसा खर्च होता था। तो ये सारा पैसा वहीं लग जाता था, मंदिर में, मंदिर का पैसा लग गया। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब टेम्पल एक केवल पूजा का जगह नहीं रह गए थे, दे वर द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो टेम्पल एक तरीके से सेंटर बन गए थे कि यहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा था लोगों का, जब आसपास रहने लगे, सामाजिक विकास है क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हो, कल्चरल लाइफ, आप त्यौहार मना रहे हो, तो इस तरीके से सबका ये एक तरीके से भाई बहुत बढ़िया ये जगह बन गई थी। अमंगेस्ट द क्राफ्ट एसोसिएशन विद द टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वॉज अ मोस्ट डिस्टिंक्टिव। अगर आप ये देखो कि अगर इस सब में अमंगेस्ट मतलब इन सब में एक तरीके से अब देखो कि क्या हुआ उस समय, जो कि कांस्य की प्रतिमाएं जो भी बनती थी वो सबसे ज़्यादा बढ़िया थी। जितने भी शिल्पकार थे उन्होंने जो भी बेस्ट काम किया, उसमें जो उन्होंने कांस्य की, ब्रोंज की जो प्रतिमाएं बनाई, वो काम जो था वो बहुत बढ़िया था, बहुत उत्कृष्ट उन्होंने काम किया था। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ दातीज, और ज़्यादातर इमेजेस किसकी बनती थी? जो प्रतिमाएं बनती थी वो दातीज, देवियों की बनती थी। ठीक है, देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ में भक्तों की भी बनती थी, देवी देवता। ठीक है, दैतीस का मतलब होता है देवी देवताओं की, और कुछ होती थी भक्तों की भी। समझ रहे हो कि जो मूर्तियाँ बनती थी ज़्यादातर तो देवी देवताओं की, लेकिन कुछ जो हैं वो भक्तों की भी बनती थी, डिवॉइड्स की भी बनती थी। नेक्स्ट 9th पेज पे आ गया। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की बात करो तो मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर। अब देखो चोल राजा जो थे, अब उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना, कैसे इनका फैलाव हुआ, तो इसके बारे में हमें ये समझ में आया कि अब जो है इनका डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की वजह से भी होगा, खेती की वजह से भी क्यों होगा, क्योंकि पहले छोटे स्केल पे खेती हो रही है, अब बड़े स्केल पे खेती हो रही है। जितनी बढ़िया खेती होगी उतना इन्हें पैसा मिलेगा। सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट, जो कि एग्रीकल्चर में हुए, नए नए डेवलपमेंट हुए। लुक एट मैप 2 अगेन, आप मैप 2 को दोबारा देखिएगा, नोटिस कीजिए दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस जो हैं ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स, यानी कि जो इनकी ब्रांचेस हैं वो बट जाती हैं बहुत सारी शाखाओं में। किस नदी की? कावेरी नदी की। समझ रहे हो, कावेरी नदी की बहुत सारी शाखाएं बन गई। दीज जो कैनल्स हैं, चैनल्स एक तरीके से ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, और ज़्यादातर क्या होता था, ये जो चैनल्स आप बनाए गए हैं ये कावेरी ब्रांचेस ऑफ इन सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में नदियाँ गिरने से पहले नदी इसकी शाखाएँ बना दी जाती थी। अब ये जो शाखाएँ, क्योंकि डेल्टा है यहाँ पर, तो ये शाखाएं जो थी कई बार ओवरफ्लो हो जाती थी। ठीक है, तो डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल, और इन नदियों में आपको पता है कि नदियों में बह बह कर बहुत अच्छी मिट्टी आती है, फर्टाइल सॉइल आती है, तो आसपास का जो इलाका है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती थी बहुत अच्छी मिट्टी, बैंक मतलब किनारे पर। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड करता था नेसेसरी मॉइस्चर एग्रीकल्चर के लिए। भाई खेती करनी है तो नमी होनी चाहिए, नदी से मिल रही है, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस के लिए तो आपको बहुत मॉइस्चर चाहिए।
ऑल दो, जबकि एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। भाई देखो, तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स में एग्रीकल्चर होता था, ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, इस समय शुरू हो रहा है, वो होता था। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। ये तो 5वीं और 6ठी शताब्दी में आके ये हुआ कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होने लगा, काफ़ी ज़्यादा उपज होने लगी। पहले होती थी खेती मगर इस लेवल पर नहीं, पहले तो लोग ऐसे अपने लिए उगा लिया करते थे, छोटा मोटा उगा लिया, फिर अब बहुत बड़े स्केल पे होने लगी। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, कुछ जगहों पे तो जंगल के जंगल काटने लगे। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, कई जगह लैंड को लेवल किया जाने लगा खेती करने के लिए, ठीक है। इन अदर एरियाज, इन डेल्टा रीजन, डेल्टा क्या होता है, जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती हैं जाके, एम्बार्कमेंट्स बनाए जाने लगे। एम्बार्कमेंट मतलब जैसे किनारे पे रोकथाम के लिए लगाते हैं ना, हैड टू बिल्ड, किस लिए लगा रहे थे, तो प्रिवेंटिव फ्लडिंग, जिससे बाढ़ ना आए, एंड चैनल्स बनाते थे, नहर की शाखा बनाते थे। हैड टू कंस्ट्रक्ट टू कैरी वाटर इन द फील्ड, आपने नदी की एक शाखा बनाई, नाली सी बनाई और अपने खेत में छोड़ दी। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन, बहुत सारे एरियाज में 2 फसल उगाई जाती थी। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कई जगह नदी नहीं है आसपास, तो क्या करा आपने, सिंचाई करी आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से, नेचुरली बारिश नहीं हो रही। सो अ वैरायटी ऑफ मेथड वहाँ पे इरिगेशन के लिए पैदा किए गए, मेथड यूज़ किए गए। इन सम एरियाज जो थे कुएँ डक किए गए, कुएँ खोदे गए। इन अदर प्लेसेस में ह्यूज टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, बड़े बड़े टैंक बनाए गए, और वो टैंक में क्या करते थे, ये लोग बारिश का पानी कलेक्ट करते थे। रिमेंबर करो द इरिगेशन वर्क जो कि रिक्वायर है, मतलब रिमेंबर मतलब ध्यान रखो, याद रखो कि इरिगेशन के लिए हमेशा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। चलो कमिंग टू द 10th पेज। इसके अलावा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। लेबर जो भी काम कर रही है, उस लेबर को, वहाँ के रिसोर्सेज को, इन सबको मेंटेन करने की ज़रूरत है। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड। अब ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि राम के खेत में पानी जाए, मोहन के खेत में पानी जाए, किसके खेत में पानी जाए, सबको पानी मिले। बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। लेबर कैसे काम करेगी, इन सबको भी देखना होता था। और हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, ये भी देखना होता था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल, अब ज़्यादातर नए जो राजा थे और जो लोग थे, गांव में रहते थे, टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट वो लिया करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द एम्पायर, किस तरीके से जो है पूरा का पूरा प्रशासन चला करता था। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज होता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, बड़ा ध्यान से समझ लेना, उर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है उर, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स है, ठीक है। व्हाट इज उर, दिस इज अ सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, यानी कि यहाँ पर किसानों की बस्तियां बनी हुई थी, ठीक है। किसानों की बस्तियां, बस्ती क्या होती है, जहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हैं ना, मोहल्ला जिसे आप कह सकते हो, उर कहलाती थी। अब क्या होता था, बिकेम प्रॉस्पेरस, अब ये भी काफ़ी समृद्ध हो गए। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, अब सिंचाई होने लगी, एग्रीकल्चर होने लगा, तो जहाँ इनके खेत में 2 किलो गेहूँ उगता था, आज 20 किलो उग रहा है या 200 किलो उग रहा है। इससे ये बहुत रिच होने लगे, समृद्ध होने लगे, प्रॉस्पेरस होने लगे। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स, अब इस तरह के जो ग्रुप्स थे, जैसे उर हो गया, इस तरह के कई सारे उर मिले तो नाडू बन गया। उस पूरे यूनिट को हम नाडू बोलते हैं। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म करते थे। विलेज काउंसिल क्या है, अब गांव की जो हम परिषद कह सकते हैं, गांव में आपने 5 लोग चुन लिए और कहा कि ये लोग गांव का मेन मुखिया हो गए। तो इस तरीके के जो गांव के मेन मुखिया थे, और जो नाडू है ना, नाडू हमने क्या कहा, लार्ज यूनिट्स पे हम नाडू बोलते हैं, वो परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, इंक्लूड डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स, और बेसिकली ये न्याय देते थे और क्या करते थे, प्रशासनिक सारे काम करते थे, है ना, कर भी वसूल करते थे, ये सारा इनका काम था। रिच पीसेंट एक्सरसाइज करते थे कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। अब जो अमीर पीजेंट्स थे, किसान थे, वो क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे कंसिडरेबल कंट्रोल, बेसिकली इनका अच्छा खासा नियंत्रण था। रिच पीजेंट का, अमीर किसानों का अच्छा खासा नियंत्रण था, किस पे, जो भी ओवरऑल वो चल रहा है, जो भी नाडू कर रहा है, और ये सब किसके अंडर में करते थे ये लोग, सेंट्रल चोला जो गवर्नमेंट थी एक तरीके से, उसके अंडर में करते थे सब काम। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स, अब चोला राजाओं ने कुछ लैंड ऑनर्स को कुछ टाइटल दिए, टाइटल सुन लो। मुवेंद वेलन, अब वेलन और अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। मुवेंद वेलन किसको कहा जाएगा, जो 3 राजाओं को सर्व करता हो, 3 राजाओं की सेवा में हो। अरैयार यानी कि प्रधान, चीफ, तो ये टाइटल है। मुवेंद वेलन, अरैयार, ये टाइटल्स हैं जो राजा देता था, चोला किंग्स ने दिए थे एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट। अब ये क्यों दिए जाते थे, रिस्पेक्ट के लिए। एंड इंटरेस्टेड डैम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसेस
ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। अब यहाँ से ध्यान से समझ लो इस बात को। क्या हुआ, उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में क्या कहा कि आपका ये टाइटल रहेगा कि आपको मुवेंद वेलन कहा जाएगा। आप 3 राजाओं को सेवाएं प्रदान करने वाले हैं, उसको बोला जाता है वेलन या किसान। अरैयार यानी प्रधान, ऐसी उपाधियां राजा ने दी क्योंकि वो उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद उसने सौंपे। ठीक है, मेन पोजीशंस। चलो कमिंग टू द 11th पेज, टाइप्स ऑफ लैंड। ये काफ़ी अच्छा पेज है, ये भी इसमें से बड़े क्वेश्चंस बन के आएंगे और 100% इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके। ठीक है, अब आते हैं चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। अब चोलास जो इंस्क्रिप्शन है आप पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग कैटेगरी होती थी लैंड की, और लैंड को नाम क्या दिया जाता था, वेलन वगाई। वेलन वगाई ये कौन सी लैंड होती थी, जो लैंड होती थी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट्स की, उनको कहा जाता था। गैर ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण नहीं है, ऐसे किसान, उनकी स्वामी जो होते थे, उस भूमि के जो स्वामी होते थे, वो बोलते थे उस लैंड को वेलन वगाई। ठीक है, वेलन वगाई। दूसरा है ब्रह्मदय। ब्रह्मदय कौन सी लैंड होती थी, ब्रह्मदय होती थी लैंड जो कि ब्राह्मणों को गिफ्ट की जाती थी। तीसरी है शाला भोग, ये किस लिए दी जाती थी, स्कूल्स के लिए। और चौथी है देवदान। तिरुनमट्टकानी, ये बड़ा साउथ इंडियन नेम है, अच्छे से पढ़ लेना, तिरुनमट्टकानी। ठीक है, ये मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को कहते हैं। और अब पल्य चंदम, ये है जैन संस्थानों को जो भूमि दान में दी जाती थी। इसके बाद बात करो, वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव करते थे लैंड ग्रांट्स ब्रह्मदय। ब्राह्मण अक्सर रिसीव करते थे ब्रह्मदय, है ना। ब्राह्मणों को हमें पता है कि जो लैंड मिलती थी उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मदय। एज अ रिजल्ट क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणा सेटल हो जाते थे, इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडियन। अच्छा जी, अब ब्राह्मण फैल गए, अब ब्राह्मणों को लैंड मिलने लगी, ब्राह्मण भी जगह जगह फैलने लग गए। तो रिजल्ट ये हुआ कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में भी ढेरों ब्राह्मण बस्तियां बन गई। समझ लो, दक्षिणी नाम थे ना, दक्षिण में राजा जो थे लैंड ग्रांट कर रहे थे, तो ये सब फैल गए। ईच ब्रह्मदय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा। अब ये जो लैंड का टुकड़ा है जो ब्राह्मणों को दी जा रही है, इसकी देखरेख कौन कर रहा है, सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स करते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, ये सभाएं बहुत अच्छे से काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस में इनको डिटेल कर दिया जाता था, जो भी ये फैसला लेते थे। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स एंड टेम्पल्स, कहाँ कहाँ इनको इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी, पत्थरों पर, दीवारों पर, टेम्पल्स की। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से मार्क करो। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन का मतलब होता है एक तरीके से जो ग्रुप है, ठीक है, ट्रेडर्स का, उसको क्या कहते हैं, नगरम कहते हैं। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म करता था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो नगरम क्या है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स है, व्यापारियों का समूह एक तरीके का। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में प्रोवाइड करता है आपको बहुत सारे डिटेल। अब इंस्क्रिप्शंस मिली, इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, पत्थरों पे जो गुदे हुए थे, ठीक है ना, फिर से बता रही हूँ। कहाँ मिली है, एक इंस्क्रिप्शन मिली उत्तर मेरूर में, जो कहाँ पर है, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के। प्रोवाइड करता है काफ़ी ज़्यादा डिटेल कि विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। सभा ऑर्गेनाइज होती थी, हैड सेपरेट कमेटियाँ होती थी उस सभा में। ये बताते हैं, इस इंस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिला कि उस ज़माने में सभा होती थी। इरिगेशन वर्क के लिए एक डिपार्टमेंट बन गया, एक कमेटी बन गई। फिर गार्डनर जो होते थे, गार्डन्स का एक का हो गया, टेम्पल्स का काम एक सभा का हो गया, ऐसे ऐसे करके माने ये जो है ग्रुप बन जाते थे, सेपरेट कमेटी हो जाती थी कि गार्डन वाले संभालेगी ये वाली कमेटी, टेम्पल संभालेगी ये कमेटी, इस तरह से। नेम्स ऑफ दीज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट्स। अब जो भी मेंबर एलिजिबल होते थे इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए, जो भी लोग, उनका नाम पाम लीफ पर लिख दिया जाता था टिकट्स पर, एंड वर पुट इनटू द अर्दनवेयर पॉट, और एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था, विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट वन बाय वन फॉर द कमिटी। ठीक है, कमेटी का सदस्य वो बनेगा जिसका नाम निकलेगा। इन द लास्ट पेज, वाओ ग्रेट। चलो, हु कुड बी मेंबर ऑफ सभा, सभा का मेंबर क्या बनने के लिए आपको क्या सदस्यता चाहिए, क्या मतलब योग्यता होनी चाहिए। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था कि ऑल दोज हु विश टू बिकम द मेंबर ऑफ द सभा शुड बी द ऑनर ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का मालिक तो होना ही चाहिए। अगर आपको हमारी सभा का मेंबर बनना है तो आपकी अपनी ज़मीन होनी चाहिए। द लैंड रेवेन्यू, और ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिससे आपको कलेक्ट कर सको आप रेवेन्यू भी। दूसरा होना चाहिए, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, इनका अपना घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, 35 से 70 साल के बीच का आदमी होना चाहिए। एंड दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, इनको वेद की नॉलेज भी होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, यानी कि इनको प्रशासनिक कार्य भी बहुत अच्छे से आना चाहिए।
एंड ऑनेस्ट भी होने चाहिए. इफ एनी वन हैज़ अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, अगर कोई भी जो है लास्ट 3 years में कमेटी का मेंबर रहा है, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी. तो आप दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते. एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स, अगर किसी ने अपने अकाउंट डिटेल नहीं बताए और किसके अपने रिलेटिव्स के भी नहीं बताए, तो वो भी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. अब रह जाता है हमारा लास्ट पैराग्राफ. अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा पोर्शन है, वैसे बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ा रही हूँ. दैट्स ऑल. ठीक है, ये पढ़ लेना. अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट में बता देना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 55 मिनट्स की हो चुकी है. तो चलो, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. बाय बाय.